हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फीडियाज एकेडमी में। मैं श्रीकांत आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश की क्लास। जैसा कि आप बच्चों का सजेशन आया था कि आप लोग इंग्लिश की मिक्स क्लास करना चाह रहे हैं बेटा, तो आज की क्लास आप लोगों की मिक्स क्वेश्चंस की क्लास रहेगी जिसमें हम फिलअप्स, एरर और वोकैब का पोर्शन डिस्कस करेंगे। काफ़ी बच्चों से बात करके पता चला कि आप लोगों को इंग्लिश में और कुछ बच्चों को मैथ में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। आप लोगों को डर लग रहा है कि इस सब्जेक्ट का क्या होगा। तो बेटा टेंशन बिल्कुल ख़त्म कर दो। इंग्लिश की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश अब हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा। हम सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आएंगे 20 में से इंग्लिश में ही स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा कि हम 20 में से 20 इंग्लिश में स्कोर करें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है कि इन चारों में से इसमें क्या शब्द आएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू कैन नॉट लूज वट यू डैश हैड। आप उसे नहीं खो सकते हैं जो डैश आपके पास था या नहीं था। ऑप्शन देखते हैं। वंस हैड, अगर कोई चीज आपके पास एक बार थी तो डेफिनेटली आप उसे लूज कर सकते हैं। जो हमेशा से आपके पास था, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो चीज हमेशा से आपके पास है हम उसे भी खो देते हैं। यू कैन नॉट लूज वट यू नेवर हैड, इसका आंसर होगा बेटा नेवर। जो चीज कभी आपके पास थी ही नहीं, हम उसे कभी भी खो नहीं सकते हैं। तो यू कैन नॉट लूज वट यू नेवर हैड। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। When we got home last evening, we found that the guest। जब कल शाम हम घर पहुंचे तो हमें पता चला कि गेस्ट हैव अराइव्ड, हैज अराइविंग, इज अराइविंग, हैड अराइव्ड। देखो बेटा, सेंटेंस पूरा पास्ट में जा रहा है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन प्रेजेंट की हैं तो ये वैसे ही आउट हो जाती हैं। सेकंड थिंग, मैंने लास्ट क्लास में भी एक कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था बेटा। कॉम्बिनेशन बनता था पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट में दो इवेंट होंगी, एक पहले एक बाद में। जो इवेंट पहले होती है उसको रखते हैं पास्ट परफेक्ट में, मतलब उसके साथ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, जब हम घर पहुंचे तो पता चला कि गेस्ट पहले से आ चुके थे। तो पहले क्या काम हुआ बेटा, गेस्ट आए हैं घर पे और बाद में आप घर पहुंचे हो। तो इसमें आंसर हो जाएगा हैड अराइव्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें सभी बच्चे, आंसर करने की कोशिश करें। बेटा इसका आंसर हो जाएगा टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब क्या होता है बेटा, शोक लगना। आप बोल सकते हो शोक लगना या सदमा लगना। हिंदी में बात करें, कोई ऐसी चीज हुई है जिसको सुन के आपको सदमा लगे, ठेस लगे बहुत ज्यादा, ठीक है, शोक लगे, तो उसको बोलते हैं बेटा टेकन अबैक। आई वॉज टेकन अबैक बाय द शोकिंग न्यूज ऑफ हिज डिमाइस। डिमाइस मतलब होता है बेटा किसी की मृत्यु। तो उसकी मृत्यु की खबर सुन के मुझे बहुत शोक लगा या सदमा लगा। तो टेकन अबैक। एक फ्रेज बनता है बेटा आपका टेक्स आफ्टर या टेक आफ्टर। उसका मतलब होता है किसी से शक्ल मिलना, टू रिजेंबल समवन। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, टेक्स आफ्टर। ठीक है, तो उसका मतलब होता है टू रिजेंबल, किसी से शक्ल मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द वार द बैटल फील्ड वाज लिटर्ड विद। युद्ध के बाद जो युद्ध का मैदान था वो अटा पड़ा था या उस पे सारी जगह बिखरे हुए थे क्या। अब यहाँ चार ऑप्शन है बेटा, कैडेवर्स, कॉर्प्सेज, कॉप्स और कारकेसेज। ये जो कॉप्स है इसका मतलब होता है बेटा सेना की टुकड़ी। सेना की टुकड़ी या बोल सकते हो अ यूनिट ऑफ आर्मी। ठीक है, तो यूनिट ऑफ आर्मी नहीं होगा इसका। कारकेसेज होता है बेटा आपका डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। अब कैडेवर्स और कॉर्प्सेज, इन दोनों का मतलब क्या होता है बेटा,
इन दोनों का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। आदमी का जो मृत शरीर होता है उसको कैडेवर्स भी बोलते हैं, कॉर्प्सेस भी बोलते हैं। इसका आंसर तो होगा बी, कॉर्प्सेस। कैडेवर्स क्या होता है बेटा? वो डेड बॉडी जिसका इस्तेमाल हम करते हैं डाइसेक्ट करने के लिए, मतलब मेडिकल या साइंटिफिक पर्पज के लिए। जिस डेड बॉडी का, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाई कराने के लिए, ठीक है, जो डाइसेक्शन करते हैं डेड बॉडी का, तो उस डेड बॉडी के लिए हम यूज करते हैं कैडेवर्स। और कॉर्प्सेस होता है सिंपल डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे युद्ध जब खत्म हुआ तो युद्ध के मैदान में क्या थे? काफी मृत शरीर इधर उधर बिखरे पड़े थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा कॉर्प्सेस, बी ऑप्शन। इज नॉट लर्निंग सुपीरियर डैश वेल्थ? क्या लर्निंग जो है वो सुपीरियर नहीं है वेल्थ से? इसमें ध्यान रखना बेटा, जब भी आपके पास एडजेक्टिव आता है, कोई शब्द आता है जो आई ओ आर से खत्म होता है, जिसके एंड में आई ओ आर आए, तो उसका कॉम्बिनेशन बनता है टू के साथ। जैसे आप बोल सकते हो जूनियर टू या सीनियर टू। इसी तरह यहां पे हो जाएगा बेटा सुपीरियर टू। इसका आंसर हो जाएगा डी, सुपीरियर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस मैन वाज एन अकम्प्लिस डैश द थीफ। अकम्प्लिस शब्द का मतलब होता है बेटा पार्टनर इन क्राइम, अपराध में सहयोगी। पार्टनर इन क्राइम उसको बोलते हैं अकम्प्लिस। अकम्प्लिस शब्द के साथ हमेशा हम विद का यूज करते हैं। ये फ्रेजल बनेगा। अकम्प्लिस के साथ किसका यूज करना है आपको? विद का यूज करना है। ये बात आपको याद रखनी है। तो दिस मैन वाज एन अकम्प्लिस विद द थीफ। ये आदमी जो है ये चोर का पार्टनर था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस में बेटा आपको एरर फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। देखते हैं क्वेश्चंस। मैनी ए मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हेयर परमानेंटली। काफी लोग जो हैं बांग्लादेश से इंडिया में आए हैं रहने के लिए यहाँ पे परमानेंटली। अब समझो बेटा, अगर आपको सेंटेंस में मैनी दे रखा है या ए गुड मैनी दे रखा है या ए ग्रेट मैनी दे रखा है, तो ये सारी चीजें बेटा प्लूरल होती हैं। इनके बाद हम जो भी वर्ब का यूज करें या कहीं प्रोनाउन का यूज करना है तो वो प्लूरल का करना है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन होती है, क्या? कि अगर मैनी के बाद आपका ए आ जाए या एन आ जाए तो उसके बाद हम सारी चीजें सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे आपका सेंटेंस दिया गया है मैनी ए मैन। अब मैनी के बाद ए आ गया तो यहां हमने एम ए एन यूज किया जो कि सिंगुलर है। सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा और उसके बाद जो वर्ब आनी है वो भी सिंगुलर रहेगी। तो करेक्शन क्या होगी बेटा? यहाँ हैव नहीं आएगा, हैव की जगह हैज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैनी के बाद ए दिया हुआ है और उसके बाद सारी चीजें सेंटेंस में आपको सिंगुलर यूज करनी है। सब्जेक्ट भी, वर्ब भी, अगर कोई प्रोनाउन है तो वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़ो क्वेश्चन, कोशिश करो आंसर देने की। हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। ठीक है बेटा। अब हेडमास्टर क्या बेटा? एक पोस्ट है। तो जब भी हम व्यक्ति के नाम की बजाय उसकी पोस्ट का यूज करें तो हमेशा उस पोस्ट के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो इसमें करेक्शन क्या होनी है बेटा? द हेडमास्टर हो जाएगा। जैसे आप लोग सभी स्कूल में थे जब एप्लीकेशन लिखते थे, ठीक है, छुट्टी के लिए लिखते थे या किसी चीज के भी लिए, तो हमेशा क्या लिखते थे? टू द प्रिंसिपल। तो जब भी किसी व्यक्ति के नाम की बजाय हम उसकी पोस्ट का यूज करते हैं बेटा, तो उस पोस्ट के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज आपको करना है। जैसे एग्जांपल देखो, द पीएम विल एड्रेस द नेशन। प्रधानमंत्री जो हैं वो नेशन को संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे। तो यहाँ पीएम बेटा एक पोस्ट है तो उसके पहले हमने दा का यूज किया है। तो जब भी व्यक्ति के नाम की बजाय आपको पोस्ट दिख जाए हमेशा आप उसके पहले आर्टिकल दा का यूज करेंगे। क्लियर है सभी को ये? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिड ही केम टू सी यू येस्टरडे इवनिंग। क्या वो कल शाम आपसे मिलने आया?
ये हमने पहली क्लास में भी किया था बेटा। डिड जहां भी आ जाएगा, डिड के साथ हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। कभी भी डिड के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे केम नहीं आएगा बेटा, केम की जगह आएगा कम। इजी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर डिड आ रहा है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स। पढ़े में सारे बच्चे सेंटेंस, कोशिश करें आंसर देने की। ठीक है बेटा, देखो कंप्राइज जो शब्द होता है उसका मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइज शब्द का ही मतलब क्या होता है बेटा, कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें ऑलरेडी ऑफ होता है, तो ध्यान रखेंगे जब भी कंप्राइज शब्द आएगा उसके साथ हम कभी भी ऑफ का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसके मतलब में ऑफ होता है, वाक्य सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको ऑफ का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। देखो भाई, इसको समझो बेटा। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट वन है, वाक्य की शुरुआत वन से हो रही है, वाक्य का मेन सब्जेक्ट वन है, तो उस सेंटेंस में कहीं भी अगर आपको पोजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन का यूज करना है, पोजेसिव केस का यूज करना है, तो पोजेसिव केस कौन सा यूज करेंगे हम, वन एपोस्ट्रोफ एस। आपके जो पेपर में क्वेश्चन में मिलेगा आपको बेटा हिज का यूज कर रखा होगा, हर दे देगा या देयर दे देगा, तो आपको ना हिज यूज करना है, ना हर, ना देयर। इनकी जगह कहीं भी अगर सेंटेंस में पॉजिटिव केस शो करना है तो किससे शो करेंगे, वन एपोस्ट्रोफ एस से। एक दूसरा इसमें रिफ्लेक्सिव का भी बनता है, उसका भी बता देता हूं, एग्जांपल देखो। वन शुड डू वंस ड्यूटी हिमसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा, जिसके लास्ट में हम सेल्फ या सेल्फ्स लगा देते हैं उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, यूर सेल्फ, देम सेल्फ्स। तो अगर वाक्य का सब्जेक्ट वन है तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव केस में वन एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आ रहा है, तो बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा आएगा उसमें, वन सेल्फ। कभी भी हिमसेल्फ और हर सेल्फ का यूज नहीं करना है। तो अगर वाक्य का सब्जेक्ट वन है तो आपके दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन ये कि आपको हिज या हर दे देगा, देयर दे देगा, आपको वन एपोस्ट्रोफ एस लगाना है पॉजिटिव केस में। सेकंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे देगा सेल्फ या सेल्फ्स लगा के, तो आपको वन सेल्फ का यूज करना है, वहां पे हिमसेल्फ और हर सेल्फ का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नो वन नो हु सोल्ड दीज सम्स। किसी को भी नहीं पता है कि ये सवाल किसने सोल्व किए। इसमें ध्यान रखना बेटा कि अगर नो वन आ रहा है, समवन आ रहा है, एनीवन है, इनके बाद हम सिंगुलर चीजों का यूज करते हैं, ये सिंगुलर इनको ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब नो वन के बाद क्या है बेटा, वर्ब है नो। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा कि नो की जगह क्या आएगा, नोज। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, नोज। अब ये समझो बेटा, अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ एस या ई एस जोड़ दें तो वो चीज बेटा आपकी प्लूरल हो जाती है। जैसे एग्जांपल समझो, बॉय, मैंने एस जोड़ा तो क्या हो गया, बॉयज, जो कि क्या है, प्लूरल है। लेकिन वर्ब में इसका अपोजिट होता है। अगर कोई वर्ब दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और उसके साथ हम एस या ई एस जोड़ दें, ठीक है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्ले, एक वर्ब है खेलना, ये प्लूरल फॉर्म है।
अगर मैं इसके साथ एस जोड़ दूं, प्लेज बना दूं, तो ये क्या है बेटा, प्लेज सिंगुलर वर्ब। तो जब वर्ब के साथ हम एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो चीज सिंगुलर बनती है। नाउन या प्रोनाउन के साथ आप एस ई एस जोड़ रहे हो तो वो चीज प्लूरल बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस या गिवन फ्रेज। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है बेटा। आपसे पूछा गया है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, एक आदमी जो डिक्शनरी बनाता है, ठीक है, डिक्शनरी का संग्रह करता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर कौन होता है, वो आदमी होता है जो डिक्शनरी बनाता है, ठीक है। जियोग्राफर क्या होता है, एक ऐसा आदमी हु इज एन एक्सपर्ट इन ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी में एक्सपर्ट है उसको ज्योग्राफर बोलते हैं। लेपिडिस्ट क्या होता है बेटा, लेपिडिस्ट होता है एक ऐसा वर्कर जो आपके जेम्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उनको कट करता है या उस पर कुछ लिखता है, तो उसको लेपिडिस्ट बोलते हैं। लिंग्विस्ट क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है या उनका अध्ययन करता है, पढ़ता है, तो उसको लिंग्विस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। लेपिडिस्ट होता है अ स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड एनग्रेव्स प्रीशियस जेम्स और स्टोन्स। जियोग्राफर एन एक्सपर्ट इन ज्योग्राफी। और लेक्सिकोग्राफर क्या हो गया बेटा, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। तो चारों शब्दों के मतलब जो है आपको पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूं, साथ ही साथ आप नोट कर लें। अ स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड एनग्रेव्स प्रीशियस स्टोन्स या जेम्स बोल सकते हो आप। लिंग्विस्ट क्या होता है बेटा, अ पर्सन हु नोज, जो जानता है या पढ़ता है, स्टडीज मैनी लैंग्वेजेस, जिस व्यक्ति को अलग अलग बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है उसे लिंग्विस्ट बोलते हैं। और ज्योग्राफर क्या होता है बेटा आपका, एन एक्सपर्ट इन ज्योग्राफी। तो ये एक क्वेश्चन में आपके चार क्वेश्चन बनते हैं बेटा, चारों शब्दों के मतलब जो है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, पटाखे बनाने की जो कला होती है बेटा उसको बोलते हैं हम पायरोटेक्निक्स। पायरोटेक्निक्स। क्रोमेटिक्स, कलर से रिलेटेड जो साइंस होती है, द साइंस ऑफ कलर, उसे क्रोमेटिक्स बोलते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स होता है बेटा स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का और मेडल्स का अध्ययन, उसे न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। क्रोमेटिक्स क्या होते हैं बेटा आपका, बोल सकते हो द साइंस ऑफ कलर। कॉस्मेटिक्स आपको पता ही है, सौंदर्यवर्धक जो चीजें यूज की जाती है ताकि आप अच्छे दिखें, उनको कॉस्मेटिक्स बोलते हैं। और पायरोटेक्निक्स हो गया द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड या गिवन इडियम। आपको एक मुहावरा दिया गया है, इडियम दिया गया है, चार ऑप्शन है, आपको उसका मतलब बताना है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, देखो भाई इसका एग्जैक्ट मतलब होता है बेटा कोई मुसीबत अचानक आ जाना, सडन कैलेमिटी बोल सकते हो, अचानक कोई आपदा आ गई, या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम बोल सकते हो, अनएक्सपेक्टेड कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो इसमें चार ऑप्शन है, अ डिलेड इवेंट नहीं हो सकता, इनएक्सप्लिकेबल भी नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा सी, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड नहीं थी वो इवेंट होगी। इसको याद करने का तरीका समझ लो बेटा, ब्लू मतलब होता है आसमान, बोल्ट समझ लो जैसे बोल्ट जो आपकी बाइक्स में गाड़ियों में यूज करते हैं, आप घर से बाहर निकले और अचानक आपके सिर पे बोल्ट लग जाए आसमान से आके, तो वो क्या होगा आपके लिए, सडन कैलेमिटी आ गई, अचानक से आपदा आ गई जिसकी उम्मीद नहीं थी, या बोल सकते हो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई। तो इसको याद इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
द ऑस्ट्रेलियन टीम प्रूव्ड टू बी द डार्क हॉर्स इन द T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट। अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, जिसको किसने जीता है? करंट अफेयर्स की क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हो कपिल सर की, तो आपको पता होगा जरूर इसका। ठीक है, तो किसने जीता है बेटा? वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अब हुआ क्या था, वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम फॉर्म में नहीं थी। वो बांग्लादेश जाके बांग्लादेश से भी हार गई थी एक जगह, और उन्होंने सीरीज खेली थी, वो भी हार गई थी। तो उनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी इस वर्ल्ड कप में कि वो जीतेंगे, लेकिन वो जीते। तो डार्क हॉर्स का क्या मतलब हुआ बेटा आपका? एन अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है, एक ऐसा आदमी जिससे आपको जीतने की उम्मीद ना हो और वो जीत जाए, तो उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। ठीक है, तो डार्क हॉर्स मींस एन अनएक्सपेक्टेड विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर इन मीनिंग आपको बताना है, मतलब सिनोनिम्स बताना है। ये आपको एक शब्द दे रखा है बेटा, इस शब्द से मिलता जुलता जो शब्द है वो आपको फाइंड आउट करना है। अबंडेंट का मतलब समझते हैं पहले, क्या होता है बेटा? अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, या बोल सकते हो भरपूर। जो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, उसको अबंडेंट बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा प्लेंटीफुल। और भी शब्द होते हैं जो एबेंडेंट के सिनोनियम होते हैं, एक तो प्लेंटीफुल हो गया। इसके अलावा आप बोल सकते हो, एक शब्द पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, कोपियस, रिच शब्द आ सकता है, बाउंटीफुल आ सकता है, लेविश हो सकता है। तो ये सब जो है बेटा, ये सिनोनियम्स हैं किसके? अबंडेंट के, जिसका मतलब होता है ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रूगल इंपॉर्टेंट शब्द है ये। फ्रूगल कई बार पेपर में आता है, इसका भी आपको सिमिलर इन मीनिंग सिनोनियम बताना है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा बेटा बी, माइजरली। फ्रूगल का मतलब क्या होता है बेटा? कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, या इसका अर्थ हम कंजूस की सेंस में भी कई बार ले सकते हैं। मितव्ययी, जो सोच समझकर खर्च करे या कम खर्च करे। तो फ्रूगल मतलब कंजूस समझ लो। इसके और सिनोनियम्स जो हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आता है बेटा थ्रिफ्टी। ठीक है, माइजर जो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, स्टिंगी एक शब्द हो सकता है, क्लोज फिस्टेड पर्सन हो सकता है, जो अपनी मुट्ठी को बंद रखता है, पैसे नहीं छूटते हैं उसके हाथ से। तो क्लोज फिस्टेड पर्सन भी क्या होता है? फ्रूगल होता है। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपोजिट इन मीनिंग बताना है। अब आपको एक शब्द दिया गया है डोरमेंट, चार ऑप्शन है, तो डोरमेंट के अपोजिट कौन सा शब्द है आपको एंटोनिम वो बताना है। डोरमेंट शब्द का क्या मतलब होता है बेटा? डोरमेंट का आप मतलब लगा सकते हो सुस्त। एग्जैक्ट मतलब होता है नॉट एक्टिव फॉर सम टाइम, ऐसी चीज जो कुछ समय से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा, हम बोल देते हैं डोरमेंट वोल्केनो। वोल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं बेटा, वो टाइम पीरियड पे होते हैं, लगातार नहीं होते हैं। 2 साल वोल्केनो एक्टिव नहीं है, उसके बाद एक्टिव हो गया, 5 साल एक्टिव नहीं है, तो उनको डोरमेंट बोल देते हैं, मतलब फिलहाल वो एक्टिव नहीं है। तो डोरमेंट मतलब विच इज नॉट एक्टिव। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सिंपल है, एक्टिव। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा ब्रेव। ये इजी सा शब्द है, इसका भी अपोजिट आपको बताना है। ब्रेव शब्द का मतलब सबको पता ही है, बहादुर या नीडर होता है। इसका अपोजिट हो जाएगा बेटा टिमिड। टिमिड मतलब क्या होता है? डरपोक या कायर। और जो हो सकते हैं इसके अपोजिट, वो कोवर्ड हो सकता है, फियरफुल हो सकता है, जो डरे। ठीक है, तो ये दोनों भी ब्रेव के एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो बेटा आज की क्लास के ये 20 क्वेश्चंस थे। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। अब आते हैं रिवीजन क्वेश्चंस पे। ये आपको डेली मिलेंगे। रिवीजन क्वेश्चंस जब भी मेरी क्लास होगी, ये डेली आपके रहेंगे। ये जो क्लासेस आपकी पहले हो चुकी हैं उसके क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको कितना याद है, या कितने लोगों ने सीरियसली पढ़ा है या देखा है लास्ट वीडियो।
तो ये सारे शब्द मैं अपने जो पहले वीडियो आए हैं उसमें यूज़ कर चुका हूँ। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में इन 5 शब्दों के मतलब बताएं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स और फ्रेजेस। जो ये शब्द दिए गए हैं या फ्रेजेस दिए गए हैं, इनके क्या क्या मतलब होते हैं। 5 के मतलब आप नंबरिंग करके अभी कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि पता लगे कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और आपको भी पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। पहला शब्द है ऑर्थोडॉक्स, सेकंड इज एक्सप्लिसिट, थर्ड इज सुपरफिशियल, फोर्थ इज टर्न अप, फिफ्थ इज नोटोरियस। करो भाई, सभी कमेंट करें इस पे। कमेंट बॉक्स में लिखो इसके आंसर 5 के। ठीक है, अब जिनको नहीं आते हैं वो पिछला वीडियो देखें, उसमें ये सारे शब्द अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं और इनको अपनी नोटबुक में नोट करें। याद करें, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा। ठीक है भाई, आज की मोटिवेशनल डोज। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जैसा कि आप बच्चों से बात हुई थी लास्ट टाइम, बहुत सारे बच्चे हैं जो डरे हुए हैं, एग्जाम से डरे हुए हैं, कोई इंग्लिश से डरा हुआ है, कोई मैथ से डरा हुआ है। तो बेटा डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो, कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। आप लोगों की अच्छी तैयारी चल रही है और अभी बहुत टाइम है। ठीक है, एग्जाम सबका क्लियर हो जाएगा। लड़ते रहो, मेहनत करते रहो। अगर लड़ोगे तो 100% जॉब लगनी ही लगनी है सबकी। ठीक है, तो डरेगा कोई भी नहीं, सिर्फ मेहनत करना आपके हाथ में है। आप लोग मेहनत करो, डरो मत किसी भी सब्जेक्ट से। जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, हम हैं आप लोगों के साथ उसके डाउट्स क्लियर करने के लिए। लास्ट वीडियो ख़त्म करने से पहले बेटा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। आप लोग बहुत कम शेयर कर रहे हैं वीडियो। कोशिश करें बेटा, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो होपफुली दूसरे लोगों को भी अच्छी लगेंगी, तो उनकी भी हेल्प करें। इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं चैनल को। वीडियो ख़त्म करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।